Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 22 of EDC. In today's lecture, we are going to complete the resistance analysis of the Wilson current mirror first, and then we will be starting with the MOS differential amplifier. Let's begin. So before we actually try to see the resistance of the Wilson current source, we will first of all be calculating the resistance looking into the collector of a diode connected BJT. यानी विल्सन का कैलकुलेट करने से पहले मैं इस वक्त एक डायोड कनेक्टेड बीजेटी की रेजिस्टेंस को भी देखना चाहती हूँ. ठीक है, डायोड कनेक्टेड बीजेटी क्या होता है? जिसका बेस और कलेक्टर आपस में शॉर्टेड हो. इस वक्त इसके कलेक्टर से क्या रेजिस्टेंस देखने से नजर आ रही है, दैट वी एक्चुअली वांट टू फाइंड. अगर आप इस मॉडल को देखें तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि ये बेसिक बीजेटी का मॉडल है जिसमें आर पाई नजर आ रहा है, जीएमवीबी करंट सोर्स नजर आ रही है और आर नॉट रेजिस्टेंस को भी कंसिडर किया हुआ है. अच्छा, अब चूंकि बेस और कलेक्टर आपने ऊपर से शॉर्ट किए हुए हैं, दैट इज व्हाई आई हैव जॉइंड द बेस एंड द कलेक्टर टर्मिनल. ठीक है. अच्छा, इस ब्रांच का करंट GMVBE है, आई आर नॉट मैंने उस ब्रांच का करंट कह दिया जिसमें रेजिस्टेंस आर नॉट थी. वेदर यू कॉल दिस करंट एज IB, लेकिन मैंने इसको IB का नाम इसलिए नहीं दिया कि बेसिकली इसमें बेसिकली ये कलेक्टर से एक्चुअली शॉर्टेड है, तो मैंने इसको IB का नाम नहीं दिया. दे दें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने इसे IB का नाम नहीं दिया, मैंने इसे एक नया नाम दे दिया IA. प्रॉपर्टीज़ इसकी वही रहेंगी जो कि बेस करंट की होती हैं, चाहे मैं नाम इस करंट को कुछ भी दे दूं, बहरहाल. अच्छा, अब वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द कलेक्टर. देयरफॉर आई हैव अप्लाइड अ टेस्ट वोल्टेज सोर्स एट द कलेक्टर ऑफ दिस BJT. क्या अब मैं मुझे ये तो आपको पता है कि वी वांट टू हैव द रेशियो ऑफ Vx ओवर Ix टू फाइंड द रेजिस्टेंस एट दिस टर्मिनल. सिंपली आपने क्या किया, KCL लगाया बेसिकली इस वाले टर्मिनल के ऊपर, तो Ix बराबर हो जाएगा इस IR नॉट करंट के, GMVBE करंट के और IA करंट के. ये बेसिकली हमें यहाँ नज़र आ रहा है. IR नॉट करंट कैसे निकाल लूँ? ओम्स लॉ लगा दूँ इस R नॉट के ऊपर, Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाई R नॉट, ये आपके पास आ गया. IA क्या आ जाएगा? जाहिर है इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है? इस पॉइंट का वोल्टेज है Vx, तो Vx माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर पाई. इसका भी यही फॉर्मूला आ गया, Vx ओवर आर, Vx के फॉर्म में. क्या अब मैं ये कह सकती हूँ कि VBE, प्लीज़ याद रखें कि VBE हमेशा सिर्फ वो ड्रॉप होता है जो इस आर पाई के अक्रॉस अपीयर होता है. तो VBE क्या होगा? VBE बराबर होगा बेस वोल्टेज माइनस द एमिटर वोल्टेज के. ठीक है, एमिटर का वोल्टेज बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहा है, VE 0 है क्योंकि यहाँ एमिटर ग्राउंड है, यहाँ पे भी ग्राउंड था. अच्छा, बेस वोल्टेज यहाँ पर कितना है? दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द बेस. बेस का वोल्टेज इस वक्त क्या है? बेस वोल्टेज बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सप्लाई हैविंग वैल्यू Vx. तो इसका मतलब है VB की वैल्यू क्या आ गई? Vx आ गई. तो जो VB की वैल्यू है वही VBE की भी वैल्यू है, और इसीलिए VBE की वैल्यू क्या हो गई? Vx हो गई, क्योंकि बेस वोल्टेज की भी वैल्यू जो थी वो Vx थी. नाउ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स वी विल बी ट्राइंग टू रीराइट इक्वेशन नंबर 1 इन द फॉर्म ऑफ Ix एंड Vx. कि Ix तो एज इट इज़ रहा, IR नॉट की वैल्यू पुट कर दी, Vx ओवर आर नॉट, IA की वैल्यू पुट कर दी, Vx ओवर आर पाई, और GMVBE की जगह मैंने पुट करा GMVx. टेक आउट Vx एज कॉमन, ये आपके पास फैक्टर बचेगा. Vx ओवर Ix का रेशियो निकाल लें तो ये 1 ओवर में बच जाएगा. अच्छा, अब आप इतनी एनालिसिस यकीनन रेजिस्टेंसेस की कर चुके हैं कि ये आपको पता होगा कि 1 ओवर करके 1 अपॉन में जो रेजिस्टेंसेस आ रही होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, और अगर कोई टर्म डायरेक्ट लिखी हुई आ रही है तो उसको 1 ओवर 1 अपॉन में लिखा जा सकता है. जैसे कि मैंने ये जो GM है ये नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने इसको 1 ओवर 1 अपॉन GM लिखा. इन रिजल्टेंटली तो ये सिर्फ GM के ही बराबर होगा, इसके ही बराबर होगा, लेकिन 1 अपॉन की फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है. इसका मतलब हुआ कि ये वाली आर नॉट, ये वाली आर पाई और ये वाला जो GM है वो बेसिकली आपस में पैरेलल में है. तो मैंने यहाँ ये दिखा दिया कि आर आउट देखने से किसी भी बीजेटी के जो कि जिसका बेस और कलेक्टर जो है वो आपस में शॉर्ट कर दिया गया हो, उसकी आर नॉट, आर पाई 1/GM ये तीनों रेजिस्टेंसेस आउटपुट से या कलेक्टर से देखने पे पैरेलल में अपीयर हो रही होती हैं.
आगे जाके हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, हम कह देंगे कि आर नॉट या आर पाई इनमें से जो कोई भी ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है पैरेलल में, वो ओमिट हो जाती है। ये बात याद रखने की है, ठीक है। तो अब आपने देखना ये है कि ये वाली रेजिस्टेंस फिलहाल तो हमारी रेजिस्टेंस है। अब हमें आगे जाके इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है वो उस वक्त वहीं देखते हैं। अब आ जाते हैं विल्सन करंट सोर्स के आउटपुट रेजिस्टेंस पे। Okay, now we are going to find the resistance of the Wilson current source. अच्छा, please try to see, this is the Wilson current source and we will be trying to find the resistance looking into the output branch. ये आपकी आउटपुट वाला टर्मिनल है और ये पूरी दायरा आपकी आउटपुट ब्रांच है। ओके, आई फॉरगॉट टू मेंशन द नेम। ये ट्रांजिस्टर बेसिकली Q3 है और ये जो ट्रांजिस्टर है ये Q1 है, ये Q2 ट्रांजिस्टर है, Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है कि आउटपुट वाली जो ब्रांच है उसको रीड्रॉ किया है ना, एट द सेम टाइम इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल जो मॉडल बनेगा उसके लिहाज से मैंने इसको ड्रॉ किया है। क्यों मैं ऐसे स्मॉल सिग्नल मॉडल कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि जब आप आर आउट फाइंड करते हैं तो आप स्मॉल सिग्नल मॉडल को यूज़ करते हैं। इसका मतलब है यू आर परफॉर्मिंग द स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, जब भी उसके लिहाज से सर्किट को कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए आपको फर्स्ट चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि एमिटर टर्मिनल के ऊपर VEE जो सप्लाई थी उसकी जगह पे ग्राउंड आ चुका है। बेस कलेक्टर जो शॉर्ट थे वो एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। इसका जो बेस है आपको पता है, जो भी एडिशनल बेस टर्मिनल्स होते हैं हम उन सब की जगह पे ग्राउंड प्लेस करते हैं। एंड नाउ वी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द कलेक्टर। ये Q3 ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर Q1 है। Q3 ट्रांजिस्टर का जो स्मॉल सिग्नल मॉडल है वो पूरा ये बना हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। इस ट्रांजिस्टर को बनाने के बजाय मैंने क्या किया, वी स्टडीड दिस ट्रांजिस्टर इन द प्रीवियस स्लाइड एंड वी सॉ द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू दिस टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। इसके इस टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है यहाँ से देखने पे वो क्या थी, वो ये रेजिस्टेंस थी। मैंने ये ट्रांजिस्टर बनाने के बजाय इसके इस टर्मिनल से दिखने पे जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही थी वो यहाँ पर बना दी है इस ट्रांजिस्टर की जगह, ठीक है। यानी कि इस टर्मिनल से दिखने पर वो एक रेजिस्टर के तौर पे नज़र आ रहा था और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ये मैंने यहाँ बना दी है। सबस्क्रिप्ट में 1 इंडिकेट कर रहा है फॉर ट्रांजिस्टर Q1 और सबस्क्रिप्ट में 3 ट्रांजिस्टर Q3 की चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। वी एक्चुअली आर ट्राइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस लुकिंग इनटू द कलेक्टर। जब ये कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर आपको सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं टेस्ट वोल्टेज सोर्स की लगी हुई, ठीक है। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई डिड, आई ऑल्सो नोटिस दिस कि ये टर्मिनल, ठीक है, ये टर्मिनल आर पाई 3 के लिए और इन रेजिस्टेंसेस के लिए कॉमन है एंड एट द सेम टाइम आर पाई 3 का भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है और इनका भी तो दूसरा टर्मिनल ग्राउंड था। तो क्या आर पाई 3 और ये आपस में पैरेलल में है? यस, दे आर इन पैरेलल। जब भी अगले स्टेप में मैंने पलट के आर पाई को नीचे बना लिया, देखें ये लाइन वहीं की वहीं रही, आर पाई 3 को मैंने यहाँ बना लिया और उसका भी दूसरा एंड ग्राउंड दिखा दिया क्योंकि आर पाई 3 का ये एंड कॉमन है और इनका ये और ये ग्राउंड कॉमन है। अच्छा, एट द सेम टाइम आर पाई के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो VBE3 था। मुझे ये भी देख लेना चाहिए कि यहाँ जो वोल्टेज है जो कि बेस का वोल्टेज है ट्रांजिस्टर Q3 का, वो ग्राउंड नज़र आ रहा है, ज़ीरो नज़र आ रहा है। द बेस वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q3 इज़ ज़ीरो। अच्छा, और इसके साथ साथ आर पाई के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VBE3 है, वो मैंने यहाँ एज इट इज़ लिखा। VBE3 का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो इस वाली लाइन के ऊपर है, यहाँ नज़र आ रहा है। VBE3 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इस लाइन के ऊपर ही नज़र आ रहा है और VBE3 का जो पॉजिटिव जो ग्राउंड VBE3 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड की तरफ नज़र आ रहा है। तो VBE3 का पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड की तरफ नज़र आ रहा है। अगर मैं तीसरी फिगर मैंने नहीं बनाई, अगली फिगर में क्या होता कि मैं ये सारी रेजिस्टेंसेस मिला के एक ही में दिखा देती, आर पाई 1 पैरेलल 1/GM1 पैरेलल R01 पैरेलल आर पाई 3 और उन सब के अक्रॉस जो वोल्टेज होता वो यही वोल्टेज होता, माइनस ऊपर प्लस नीचे VBE3। तो अगला स्टेप मैंने मजीद नहीं बनाया। नाउ वी अज्यूम के इन दोनों की जगह पे एक ही रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें ये सारी की सारी पैरेलल में है और उनके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो ये है। अच्छा, नाउ वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड द रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है कि मुझे Vx और Vx ओवर Ix का रेशो मिले। क्या मैं कह सकती हूँ कि वोल्टेज Vx इस पॉइंट से शुरू हो रहा है
और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ग्राउंड पे ख़त्म हो रहा है। तो इस लाइन से लेके ग्राउंड तक की बात अगर मैं करूँ तो जो वोल्टेजेस होंगे वो वोल्टेज Vx के सम के बराबर होंगे। कैसे? इस लाइन से लेके ग्राउंड तक एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है ये, अगर मैं इसका ड्रॉप निकाल लूँ, दूसरी रेजिस्टेंस एक्ट करती है ये, इसका ड्रॉप निकाल लूँ, तो इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप और इस रेजिस्टेंस का जो भी है ये, इस रेजिस्टेंस का ड्रॉप, इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप मिलाकर, इन दोनों का ड्रॉप मिलाकर यहाँ से लेके ग्राउंड तक का वोल्टेज मुझे मिलेगा। Vx बेसिकली क्या है, Vx की लाइन चले मैं थोड़ा यहाँ तक बना देती। Vx इज द वोल्टेज अपियरिंग फ्रॉम हेयर दिस टर्मिनल, यानी ग्राउंड से लेके इस टर्मिनल तक है Vx वोल्टेज। तो अगर मैं इसका सम, इसके वोल्टेज का सम और इसके वोल्टेज का सम ऐड करूं तो वो Vx के बराबर आना चाहिए। अब Vx का जो वोल्टेज है, यानी कि R03 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, और इस एरिया में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो, अगर इन दोनों का सम करूंगी तो मेरे पास वो Vx के बराबर आएगा। वो मैंने कैसे निकाला? मैंने कहा R03 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसे पता चलेगा? करंट थ्रू R03 मल्टीप्लाई बाय R03 V इक्वल टू IR। मैंने कहा R03 का वोल्टेज ड्रॉप ऐसे निकलेगा कि मैं इसको इसके करंट से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज का क्या नाम है? यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज का नाम है माइनस ऑफ VBE3। अगर यहाँ प्लस टर्मिनल ऊपर होता और VBE3 लिखा हुआ होता तो मैं प्लस ऑफ VBE3 लिख देती। यहाँ पे इस वोल्टेज का माइनस ऊपर आ रहा है तो मैं इसको माइनस ऑफ VBE3 लिखा, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज हुआ I इंटू R से पता चला, और जो यहाँ पे वोल्टेज है वो माइनस ऑफ VBE3 है, यानी Vx इज द सम ऑफ बोथ दीज वोल्टेजेस। अगला स्टेप ये है कि मुझे देखें Vx यहाँ नज़र आ रहा है, R03 नज़र आ रहा है, इसकी जगह मुझे कुछ Vx Ix लाना है, इसकी जगह मुझे Vx Ix लाना है। वो कैसे लाना है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं IR03 को फाइंड करूँ। IR03 कैसे फाइंड करूँ? आई कैन अप्लाई अ KCL एट दिस टर्मिनल, जो बता रहा है कि Ix बराबर है इस करंट और इस करंट के सम के, IR03 प्लस GMVB3। तो Ix आ गया IR03 प्लस GMVB3, इसमें से IR03 निकाल लूँ, IR03 बराबर हो जाएगा Ix माइनस GMVBE3। एट द सेम टाइम मैंने क्या किया, VBE3 की बजाय मैंने कहा इट कैन बी VB माइनस VE, ज़ाहिर है VB माइनस VE हो सकता है। और बेस वोल्टेज क्या है Q3 का? Q3 का बेस वोल्टेज है 0। तो Q3 के बेस वोल्टेज को जब मैंने इसको VB, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, VB माइनस VE करके लिखूंगी, तो जब VB की जगह 0 पुट करूंगी तो ये इस VB की जगह माइनस VE3 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये Ix आपके पास यहाँ आ गया, इन दोनों की वजह से प्लस साइन यहाँ आ गया, ये GM यहाँ आ गया। अब ये इतनी न्यू सी ये टर्म कहाँ से आई है, लेट अस सी। सबसे पहली बात आप ये देखें कि अज्यूम दैट कि यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगी है जिसमें ये वाली चीज़ है और ये आपस में पैरेलल में है। इस सपोज करें कि ये R⁵3 भी यहाँ आ गया, फिलहाल इसको छोड़ दें, ठीक है। अज्यूम करें कि मैंने R⁵3 इसके साथ यहाँ पैरेलल में लिख दिया है, लेट दिस पार्ट इज नॉट हेयर। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो Ix करंट जो यहाँ से चला था यहाँ और यहाँ के डिवाइड हुआ, ठीक है। अगले स्टेप में जब वो यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट होगा फिर से वही Ix करंट होगा जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, और जब दोबारा कंबाइन हुआ तो वो फिर से Ix में कन्वर्ट हो गया। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये R⁵3 मैंने इसके साथ यहाँ पे पैरेलल में लिख दी है, यानी इनकी जगह, सबकी जगह एक ही ब्रांच बनाई हुई है, वो ये है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये R⁵3 इसके साथ यहाँ सपोज करें लिखा हुआ है। तो उस केस में मुझे बड़ा क्लियर पता चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या मैं कह सकती हूँ कि V, ये जो वोल्टेज होगा, क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज द एमिटर वोल्टेज ऑफ Q3। ये Q3 का एमिटर टर्मिनल है, ठीक है।
Q3 का एमिटर वोल्टेज कैसे निकाल सकती हूँ, वो करंट जो इस ब्रांच में आ रहा है मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस जो यहाँ पे पैरेलल में पड़ी हुई है। तो मैंने VE3 एमिटर वोल्टेज ऑफ 3 की जगह क्या लिखा है, वो करंट जो इस ब्रांच में आ रहा है वो करंट क्या था, वो IX था, और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मौजूद थी वो क्या थी, R01, R3, R1/GM, इन सब का पैरेलल कॉम्बिनेशन था। ये जो रेजिस्टेंसेज है वो बेसिकली सारी इस पॉइंट पे अपीयर हो रही थी। तो अब मेरे पास IR03 की एक इक्वेशन आ गई है जिसमें दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो IX का फैक्टर इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो इक्वेशन जो हमारे पास थी जिसमें IR03 हमें नज़र आ रहा था, इसको तो हमने टोटली सारा का सारा IX की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, एट द सेम टाइम ये जो VBE3 है, अगर आप नोट करें तो VBE3 भी आपका जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है कि बेस वोल्टेज है 0, और ठीक है, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, VB माइनस VE3 बनेगा। बेस वोल्टेज 0 है और VE3 की जगह अगर मैं इस पार्ट को नोट करूं, IX इंटू ये सारी रेजिस्टेंस, ये VE3 एमिटर वोल्टेज ऑफ 3 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव अहेड। अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, यही IR03 इंटू R03। IR03 कौन सा करंट है, ये पूरा करंट ये लिखा हुआ है IR03 मल्टीप्लाई बाय R03, वो R03 ये रहा, माइनस ऑफ VBE3। माइनस ऑफ VBE3 का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट क्या, इसकी जगह आ जाएगा माइनस ऑफ VE3। क्यों आ रहा है, क्योंकि बेस वोल्टेज 0 है, तो माइनस VE3 और ये वाला माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। सिंपल है कि मेरे वर्ड्स को फॉलो ना करें, आप इसको एक्सपेंड करके देखें, बेस वोल्टेज को 0 पुट करेंगे, यहाँ माइनस VE3 आ जाएगा, वो माइनस और ये माइनस मिल के ये प्लस हो जाएगा। एमिटर वोल्टेज ऑफ 3 को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो IX इंटू यहाँ पे जितनी रेजिस्टेंसेस है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो ये आपको नज़र आ रहा है। पूरी की पूरी इक्वेशन IX की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। टेक आउट IX कॉमन फ्रॉम ऑल द फ्रॉम ऑल द टर्म्स, इसमें से IX कॉमन निकाला, इसमें से IX कॉमन निकाला, इसमें से IX कॉमन निकाला, और साथ साथ में R03 को इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि R03 तो इस ब्रैकेट में था ना, तो इस IX, ये IX तो बाहर निकल के IX आ गया, लेकिन ये R03 जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे आ गया, इसमें से भी IX जो है वो निकल के बाहर चला गया, लेकिन R03 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये GM R03 हो गया। इस वाले के अंदर R03 मल्टीप्लाई नहीं हुआ हुआ है, इसमें सिंपली क्या हुआ है, डायरेक्ट आपके पास आ गया है IX बाहर चला गया और डायरेक्ट ये वाली टर्म आ गई है। अच्छा, अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है, और इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में भी थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। वो चेंज मैंने क्यों कर दिया है, हमने साथ साथ में अजम्पशन कर ली है कि R⁻1 और R⁻3 दोनों बराबर हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया कि R⁻1 और R⁻3 दोनों बराबर हैं और दोनों को R⁻ लिखा जा सकता है। तो ये भी R⁻ और ये भी R⁻, दो सेम टर्म्स जब पैरेलल में आ जाती हैं तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या निकलता है, R⁻ प्लस R⁻ पैरेलल R⁻ क्या हो जाएगा, R⁻/2। R01 एज इट इज लिखा है, 1/GM1 एज इट इज लिखा है। इधर पे भी यही हमने किया हुआ है कि हमने अज्यूम कर लिया है कि R⁻1 R⁻3 बराबर हैं R⁻ के, यानी सारी बराबर हैं, एक रेजिस्टेंस R⁻ के, ये दोनों सेम हैं। तो सेम रेजिस्टेंस R⁻ पैरेलल R⁻ की जगह अगेन मैंने लिखा R⁻2, R01 एज इट इज आ गया, 1/GM1 एज इट इज आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जो है वो कुछ फर्दर अप्रॉक्सीमेशन की है, बल्कि अप्रॉक्सीमेशन ना भी कहें। देखिए, रियल वैल्यूज़ को बेसिकली कंसिडर किया गया जो कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल है। तो आउट ऑफ ऑल दीज R⁻/2 हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये वाली वैल्यू 1/GM और R01 ये कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। तो अब आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ना पैरेलल कॉम्बिनेशन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस बिकम्स द आंसर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन और द कंसिडरेशन ऑफ द रियल वैल्यूज़ ऑफ दीज टर्म्स, हमने क्या किया, अगले स्टेप में इन दोनों को भी ओमिट कर दिया और इस वाले में से इन दोनों को ओमिट करके जो नेट आंसर बना वो सिर्फ R⁻/2 बन गया। तो GM3 R03 एज इट इज़ रहे, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह R⁻/2 लगा दिया। सिमिलरली
इस पूरे की जगह ज़ाहिर है आर पाई बाय 2 आ गया। अब आपको अगर पता हो तो जी एम इंटू आर पाई रफली बराबर होता है बीटा के। तो मैंने अगले स्टेप में आर वी एक्स ओवर आई एक्स डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, आर नॉट 3 एज इट इज़ आ गया, आर पाई बाय 2 एज इट इज़ आ गया। जी एम इंटू आर पाई की जगह मैंने लिखा बीटा, आर नॉट 3 लिखा ये और डिवाइड बाय लिखा 2। ठीक है, नाउ this is the correct or the complete or exact equation of the resistance looking into the output terminal of Wilson current source। ठीक है, अच्छा इन तीनों तमाम टर्म्स में से आउट ऑफ ऑल दीज टर्म्स दिस टर्म हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, बीटा बताते खुद 100 होता है, आर नॉट 3 जस्ट अज्यूम के 100 किलो ओम है। ठीक है, तो 100 किलो ओम प्लस आर पाई बाय 2 कोई बहुत छोटी सी वैल्यू और 100 इंटू 100 किलो ओम। तो इन तमाम बेसिकली मैं दिखाना ये चाह रही थी कि ये जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये 100 इंटू 100 किलो ओम है, ये खाली 100 किलो ओम है और ये तो बहुत ही कोई छोटी वैल्यू थी। तो ये दोनों इतनी निग्लिजिबल हैं क्योंकि 100 इंटू 100 किलो ओम सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू ये लग रही है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी एक्स ओवर आई एक्स तकरीबन बीटा इंटू आर नॉट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ रहा है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द विल्सन करंट सोर्स वो कितनी है, बीटा आर नॉट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे वी आर concluding the current sources topic and at the same time मैं ये भी बता दूं कि मैं आमतौर पे विडलर एक करंट सोर्स है जो कि पढ़ाती हूँ, बट इस दफ़ा नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि 16 वीक्स का कोर्स जो है अब आपको टोटल 10 वीक्स में कवर करना है, क्योंकि आखिर के जो 4 वीक्स हैं वो अब आपके प्रैक्टिकल के परफॉर्मेंस में यूटिलाइज होंगे। तो चूँकि कोर्स जो है वो शॉर्ट कर दिया गया है, तो मैंने इस दफ़ा विडलर करंट सोर्स जो है वो इस दफ़ा कोर्स में इंक्लूड नहीं किया है। Now we are going to start with a new topic called as the MOS differential amplifier. We will not only be studying MOS differential amplifier, but we will be studying BJT differential amplifiers as well in this course. Let's begin. अच्छा, first of all please look at the structure of the differential amplifier. ये differential amplifier का basic सर्किट है जिसमें दो ट्रांजिस्टर्स हैं Q1 और Q2, जिनके बेसिस जो है वो बेसिकली जिनके जो गेट्स हैं, गेट ऑफ ट्रांजिस्टर 1 को VG1 कहा गया है, गेट ऑफ 2 को VG2 कह रहे हैं। दोनों के सोर्स टर्मिनल्स जो है वो आपस में टाइड हैं और इसको एक करंट सोर्स की मदद से जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है, नीचे -VSS सप्लाई है। अच्छा, हर एक ट्रांजिस्टर के अपने ऊपर एक ड्रेन रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसके ऊपर जो सप्लाई है उसका नाम है VDD, इसके ऊपर भी एक ड्रेन रेजिस्टेंस लगी है, उसका नाम भी है VDD। ठीक है, अच्छा डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स की सिग्निफिकेंस क्या है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई ये एम्पलीफायर का सर्किट है, लेकिन इंस्टेड ऑफ हैविंग वन इनपुट टर्मिनल इट सीम्स टू हैव टू इनपुट टर्मिनल, दो इनपुट टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सर्किट ही ऐसा है कि VG1 VG2 उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे एम्पलीफायर्स कहाँ पे नज़र आते हैं जहाँ पे इनपुट पे एक के बजाय दो टर्मिनल हो। आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़े हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट के ऊपर एक के बजाय दो टर्मिनल होते हैं। तो अब आप ये बता सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट स्टेज होता है वो डिफरेंशियल नेचर का होता है, वहाँ पे भी दो इनपुट्स होते हैं, और वो जो दो इनपुट्स होते हैं वो दर हकीकत एक्चुअली में उनके अंदर इसी तरह का एक ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट लगा होता है, जिनके जो सोर्सेज हैं वो आपस में जॉइंड होते हैं। तो हमें पता चला कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट स्टेज के तौर पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। अच्छा, बीजेटी बेस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहाँ यूज़ होते हैं। लॉजिक सर्किट्स की मैंने आपको बात बताई थी कि लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं, जैसे कि आपने सीमॉस लॉजिक फैमिली का इन्वर्टर पढ़ा, इसी तरह से बीजेटी की बेस्ड मैंने बताया था शुरू में जो लॉजिक फैमिलीज थी वो बीजेटी बेस्ड थी, जिनका नाम मैंने बताया था RTL, R फॉर रैबिट, RTL बताया था मैंने। इसी तरह से मैंने बताया था DTL, D फॉर डायोड, T फॉर ट्रांजिस्टर, L फॉर लॉजिक, DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है वो बीजेटी बेस्ड एक लॉजिक फैमिली है। खैर इस लॉजिक फैमिली के नाम से आपको कुछ नहीं लेना, मैं बता ही रही हूँ। इसी तरह से एक लॉजिक फैमिली है बीजेटी की जिसका नाम है ECL,
एमिटर कपल्ड लॉजिक। सेड्रा बुक आप शायद देखेंगे, हो सकता है इसमें मिल भी जाए इसका सर्किट डायग्राम। तो ECL जो सर्किट्स थे इनकी बेसिस थी बेसिकली बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। बीजेटी बेस्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर की मदद से ये ECL लॉजिक फैमिली बनी थी। तो हमें ये एक और सिग्निफिकेंस पता चली कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहाँ यूज़ होते हैं। ECL लॉजिक फैमिली को बनाने के लिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर इनकी अच्छी वर्किंग डिपेंड इस बात पे करती है कि इस ब्रांच के और इस ब्रांच के जो कंपोनेंट्स हैं वो 100% एक दूसरे से मैच हों। अगर ये मैच नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स जो हम ऑपरेशन नॉर्मल अभी यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें ज़ाहिर कोई ना कोई फ़र्क आएगा। हम अज्यूम इस वक्त ये कर रहे हैं कि Q1 और Q2 दे बोथ आर मैच ट्रांजिस्टर्स। मैच मीन्स बेसिकली दोनों सेम हैं। इसी तरह से वी आर अज्यूमिंग कि ये RD और ये RD बिल्कुल 100% सेम है। वी आर अज्यूमिंग कि जो दोनों को सप्लाई दी जा रही है वो सेम है। इसको जो AC वोल्टेज सोर्स या DC सोर्स दी जा रही है वो और ये वाली जो सोर्स है बिल्कुल सेम है। तो असल तो खैर चले ये तो एक्सटर्नल चीज़ें हो गई, जो सप्लाईज हो गई वो तो एक्सटर्नल हो गई, लेकिन जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हम उसमें अज्यूम करें कि ये ब्रांच और ये ब्रांच 100% सेम हो तो इसका जो है वो अच्छा ऑपरेशन या करेक्ट ऑपरेशन होगा। और आईसी जब फैब्रिकेट हो रही होती है, अभी तो हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। आप लोग अब तक लैब के अंदर जो कंपोनेंट्स देखते हैं, शॉप्स पे एक रजिस्टर ख़रीद लिया, एक कैपेसिटर ख़रीद लिया, ठीक है। आईसी जो फैब्रिकेट होती है आईसी फॉर्म के अंदर, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, ये सारी की सारी चीज़ें चिप के अंदर बनी हुई होती हैं। वहाँ तो कोई चीज़ खुली नहीं नज़र आ रही होती ना कि ट्रांजिस्टर अलग से पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है अलग से या रजिस्टर आप अलग से देख सके, नहीं। आईसी के अंदर ये सब कुछ एक साथ फैब्रिकेट हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आईसी के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि फैब्रिकेशन के अंदर कि हम सिमिलर कंपोनेंट्स बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जो सर्किट्स हैं वो डबल द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है एक ट्रांजिस्टर के बजाय दो ट्रांजिस्टर, एक रजिस्टर के बजाय दो रजिस्टर, एक जगह सप्लाई की जगह दो सप्लाई, सोर्स तो चले यहाँ एक ही है, यहाँ एक गेट पे सप्लाई, इसके गेट पे सप्लाई। तो नज़र ये आ रहा है कि ये तकरीबन ट्वाइस एज मच कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सर्किट। लेकिन आईसी जब फैब्रिकेट की जा रही होती है तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक साथ बनाना बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट पे पॉसिबल होता है। तो हम ये नहीं रफली कह सकते कि चूँकि इट इज़ यूजिंग मोर कंपोनेंट्स तो इट विल बी एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है। क्योंकि आईसी की फॉर्म में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को रेप्लिकेट करना आसान होता है। ज़्यादा रजिस्टर्स की फॉर्म में अगर रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो उनको रेप्लिकेट करना आसान होता है। अच्छा, अव्वल तो आईसी के अंदर ये रजिस्टर्स नहीं होंगे। अभी आसानी के लिए आपको रजिस्टर बनाकर दिखा दिया गया है। आईसी में इस रजिस्टर की जगह कोई और कंपोनेंट लगा हुआ होगा, जो कि अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इस रजिस्टर की जगह करंट सोर्सेज लगी होंगी जो कि रजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रही होंगी, ठीक है। फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी दिखाया है कि एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, उसके ड्रेन के ऊपर रजिस्टर जैसी कोई चीज़ लगी होती है। वो रजिस्टर बन के कहाँ से आ रहा है इसको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। अच्छा, Q1 और Q2 मैच ट्रांजिस्टर्स हैं। इन दोनों के सोर्सेज को ज्वाइन किया गया हुआ है। करंट सोर्स जो है वो एक आइडियल करंट सोर्स है, ये डीसी करंट सोर्स होती है। चूँकि ये एक एम्पलीफायर है तो इनका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर का वो सैचुरेशन होगा। दोनों के गेट टर्मिनल्स को ज्वाइन किया गया हुआ है। अच्छा, वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, पीछे वाले केस में ये सिंबल यूज़ हुआ था। गेट वोल्टेज ऑफ 1 और गेट वोल्टेज ऑफ 2 के लिए सिंबल ये इस्तेमाल हुआ था कि मेन अल्फ़ाबेट स्मॉल में था और G जो था वो कैपिटल में था। मेन अल्फ़ाबेट स्मॉल में था, G2 जो था वो कैपिटल में था। ये इंडिकेट कर रहा था, वो ना तो डीसी गेट वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा था पीछे वाले पेज पे, ना वो एसी वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा था, बल्कि वो मिक्स्ड वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा था। दैट वाज एक्चुअली द सम ऑफ डीसी प्लस एसी। तो पीछे वाले जो सर्किट आपने अभी देखा जो कि एक जनरलाइज सर्किट था, उसमें गेट के ऊपर जो सिंबल था ये वाला VG1, वो ये इंडिकेट कर रहा था कि इट इंडिकेट्स डीसी प्लस एसी, और VG2 भी इंडिकेट कर रहा था डीसी प्लस एसी।
Now we are actually studying the MOSFET differential amplifier with a common input having a value VCM. अब हम जो इस पे अप्लाई कर रहे हैं, एक कॉमन इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और देख ये रहे हैं कि अब ये सर्किट कैसा बिहेव करता है। अच्छा, प्लीज़ नोट कि VCM जो है वो एक DC सिग्नल है। इसका मतलब है मेन अल्फ़ाबेट भी जो है वो आपका कैपिटल में है और जो सबस्क्रिप्ट है आपका वो भी जो है वो बेसिकली कैपिटल में है। ठीक है, तो इसका और अब क्या चीज़ नज़र आ रही है? नज़र ये आ रहा है कि गेट वोल्टेज ऑफ 1 को शॉर्ट कर दिया गया हुआ है, गेट वोल्टेज ऑफ 1 को शॉर्ट कर दिया गया है गेट वोल्टेज ऑफ 2 के साथ, और दोनों को एक ही सप्लाई से कनेक्ट किया गया है जिसका नाम है VCM आई एम सॉरी। और VCM एक DC वोल्टेज है जिसकी सेम वैल्यू जा रही है Q1 के गेट पर भी और Q2 के गेट पर भी। अच्छा, चूंकि ये सर्किट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का क्या मतलब है, जैसा ये वाला नेटवर्क है वैसा ही ये नेटवर्क है, तो चूंकि दोनों के गेट का वोल्टेज जो है वो बिल्कुल सेम है, तो ये जो करंट आई होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 के दरमियान, जिसकी वजह से इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी I/2 फ्लो कर रहा होगा और इसके अंदर से जो करंट होगा वो भी I/2 फ्लो कर रहा होगा। जब भी मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया है कि ID1 और ID2 इस सर्किट के बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम गेट टू सोर्स वोल्टेज बेसिकली फाइंड करना चाहेंगे तो VGS बराबर होगा VG माइनस VS के। ठीक है, सोर्स वोल्टेज अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, VG माइनस VGS के बराबर हो जाएगा। इस वक्त गेट पे जो वोल्टेज आपने दिया हुआ है वो क्या है, गेट पे हमने एक DC वोल्टेज दिया हुआ है VCM, तो सोर्स वोल्टेज VCM माइनस VGS होगा। अगर हमें बेसिकली सोर्स वोल्टेज निकालने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे कि अगर जो है हमें VCM की वैल्यू गिवन है और VGS हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज VCM और VGS के डिफरेंस को निकाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि दोनों का गेट वोल्टेज सेम है, इसका गेट वोल्टेज भी वही है, इसका गेट वोल्टेज भी वही, तो दोनों का सोर्स वोल्टेज भी एक ही आ रहा होगा, डिफरेंट नहीं होंगे। अच्छा, करंट्स इनके क्या होंगे, प्लीज़ नोट के ID1 और ID2 दोनों की जो करंट की इक्वेशन होगी वो एक ही होगी, क्योंकि दोनों सैचुरेशन में है। वी आर अज्यूमिंग कि दोनों सैचुरेशन में है क्योंकि ये एम्पलीफायर का सर्किट है, तो सैचुरेशन करंट की इक्वेशन लिख दी। अच्छा, किसी किसी जगह पे हो सकता है बुक के अंदर भी आपको ये जो ID1 है या ये जो VGS का टर्म है, हो सकता है कि I स्मॉल और D कैपिटल नजर आए सबस्क्रिप्ट में, या VGS भी V स्मॉल और GS कैपिटल नजर आए सबस्क्रिप्ट में। इसकी वजह ये है कि बुक में हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि बुक के अंदर दिखाया ये गया हुआ है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सिग्नल, तो कंप्लीट सिग्नल वो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब सिग्नल अप्लाइड ही DC है, AC अप्लाइड ही नहीं है, तो कंप्लीट सिग्नल अगर मैं करूं DC प्लस AC तो उसका आंसर क्या आ रहा होगा, उसमें सिर्फ DC ही DC आ रहा होगा, क्योंकि जो सिग्नल अप्लाइड है वो DC है, जितने करंट्स इस्टेब्लिश होंगे वो DC होंगे और जितने जो वोल्टेजेस इस्टेब्लिश होंगे वो भी DC होंगे। अगर मैं सिर्फ DC सिग्नल को DC सिग्नल लिख दूं या टोटल लिख दूं तो उसमें कोई गलती नहीं है, इफ़ नो AC सिग्नल हैज़ बीन अप्लाइड, क्योंकि टोटल के अंदर AC सिग्नल तो है ही नहीं, वो इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो है, तो टोटल सिग्नल ही इस वक्त DC सिग्नल है। तो कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको टोटल DC नज़र आए, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, और बुक के अंदर भी हो सकता है, मुझे आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल, शायद आपको स्मॉल I और कैपिटल D नज़र आए या स्मॉल V कैपिटल G नज़र आए, जो इंडिकेट कर रहा है कि टोटल सिग्नल की बात हो रही है। तो चाहे आप टोटल के फॉर्म में लिखें या चाहे DC के फॉर्म में लिखें, इट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि इस वक्त AC में कुछ अप्लाइड ही नहीं है। इट इज़ अंडरस्टूड कि टोटल सिग्नल इस वक्त DC सिग्नल के बराबर है। बोथ मेथड्स विल बी करेक्ट। अच्छा, ID1 और ID2 करंट इस वक्त हैं क्या, चूंकि DC वोल्टेज दोनों के गेट पे दिया गया है और जो कि सेम अमाउंट का दिया गया है, तो करंट I जो है वो I/2 और I/2 में डिवाइड हो रहा है। तो ID1 हो या ID2 हो, मैं उसकी जगह I/2 लिख सकती हूँ। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, I डिवाइडेड बाई K एंड W बाई L बच गया, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर आपके पास यहाँ आ गया। हमें ये पता है कि VGS माइनस VT जो है, इसकी जगह आप VOV भी लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, VOV का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, VGS माइनस VT रिप्रेजेंट्स द ओवर ड्राइव वोल्टेज और द इफेक्टिव वोल्टेज, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है,
तो VGS माइनस VT ये किसके बराबर हो गया, VOV के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो अगर मैं VOV निकालना चाहती हूँ तो इस पूरी चीज़ पे रूट आ जाएगा। तो VOV बेसिकली क्या है, रूट ऑफ I ओवर KNW/L आ गया। अगर मैं ड्रेन वोल्टेज ऑफ 1 निकालना चाहूँ और ड्रेन वोल्टेज ऑफ 2 निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, VDD ओम्स लॉ लगा दूँ RD के ऊपर, तो आप देखिएगा कि ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, वी वॉन्ट टू फाइंड द VD ओवर हेयर। ठीक है, VD1 कितना आ रहा है, VD2 कितना आ रहा है, इसके लिए आप इस वाले RD पे ओम्स लॉ लगाएं। VDD माइनस VD1 डिवाइडेड बाय RD इज इक्वल टू, ये इसकी जगह ID1 लिखें। यही देखें कि यहाँ मैंने ID1 टोटल लिखा हुआ है, मैंने चाहे कैपिटल में ID1 ID2 लिख दूँ या मैं ये टोटल की फॉर्म में लिख दूँ, इट इज़ द सेम थिंग। क्यों, क्योंकि इस वक्त सिर्फ DC ही सप्लाई अप्लाइड है और जो सिग्नल मुझे टोटल मिल रहा होगा वो DC के बराबर ही मिल रहा होगा, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो VDD माइनस ID1 और ID1 की जगह आप पुट कर दें I/2 करंट, तो आप ओम्स लॉ लगाएंगे, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। सिमिलरली इस वाले RD के ऊपर जो है वो आप ओम्स लॉ लगाएंगे, ये आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी VD2। अगर मैं VD1 माइनस VD2 करूँ तो मुझे ज़ीरो मिलेगा, इसलिए ज़ीरो मिलेगा कि दोनों की सप्लाई VDD सेम है, दोनों का करंट जो DC चल रहा है वो सेम है, दोनों की रेजिस्टेंस RD सेम है। तो VDD माइनस I/2 RD, VD2 भी यही है, VDD माइनस I/2 RD। तो अगर मैं VD1 और VD2 का डिफरेंस लूँगी तो ज़ीरो आएगा। तो पता मुझे क्या चल रहा है कि मैंने इस सर्किट के ऊपर एक DC सिग्नल जब गेट पे अप्लाई किया, जो कि दोनों गेट पे सेम अप्लाई किया, तो करंट डिवाइड्स इक्वली बिटवीन द टू ब्रांचेस। एक को अलग अलग तो दोनों की ड्रेन पे वोल्टेज डेवलप होगा, ज़ाहिर है VD1 का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, VD2 का कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होगा, लेकिन मैं आउटपुट भी डिफरेंशियल लेने की कोशिश करूंगी। डिफरेंशियल मीन द डिफरेंस ऑफ द टू आउटपुट्स। तो VD1 और VD2 का जब मैंने डिफरेंस निकाला, या VD2 माइनस VD1 कर लें, इट्स द सेम थिंग, तो पता ये चला कि DC एनालिसिस में जब दोनों के गेट पे वोल्टेज बराबर है तो VD1 और VD2 जो है वो ज़ीरो आ रहा है। ये रिजल्ट मुझे बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर के थ्रू जब मैं सेम सिग्नल गेट पे दूं VG1 और VG2, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर आउटपुट पर ज़ीरो देकर ये बात साबित करता है कि वो सिंगल एंडेड आउटपुट तो दे रहा होगा, लेकिन डिफरेंशियल आउटपुट जो ज़ीरो दे रहा है, इसका मतलब है वो सेम सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सेम सिग्नल कहाँ दिया था, सेम सिग्नल गेट पे दिया था। तो सेम सिग्नल गेट पे देने की वजह से जो डिफरेंशियल आउटपुट, हमें बेसिकली इससे डिफरेंशियल आउटपुट ही चाहिए, तो सेम सिग्नल गेट पे देने की वजह से इसने डिफरेंशियल आउटपुट जो मुझे ज़ीरो दिया, इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर सेम सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता और आउटपुट पर उसके नतीजे में ज़ीरो देता है। अगले स्टेप पे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कुछ डिफरेंट अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, एक और चीज़ लास्टली देख लेते हैं, वो ये कि अभी तक हमने पढ़ा है कि VCM जो सिग्नल होगा, जो कि कॉमन सिग्नल होगा फॉर द गेट्स ऑफ Q1 एंड Q2, ये अप्लाई करने से सारे करंट्स वोल्टेजेस बराबर बराबर आ रहे होते हैं और जो नेट वोल्टेज निकालते हैं VD1 माइनस VD2 वो ज़ीरो आ रहा होता है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। VCM की वैल्यू कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पे कि Q1 और Q2 दोनों ही सैचुरेशन में काम करें, कि VCM अप्लाई तो हम करें लेकिन वो VCM क्या हो, ऐसा VCM हो जिसके ऊपर जो है वो Q1 Q2 अपना सैचुरेशन रीजन मेंटेन रखें। तो अगर मैं Q1 को किसी एक को रख के सैचुरेशन निकालूं, दूसरा तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि सैचुरेशन के लिए Q1 की कंडीशन क्या होगी, VDS ग्रेटर देन VGS माइनस VT। ये तो हमने पढ़ी हुई है सैचुरेशन की कंडीशन NMOS के लिए। मैंने S इस साइड से भी निकाल के और इस साइड से भी VGS की जगह VG माइनस VS लिख के दोनों के S को कैंसिल कर दिया। VDS होता है ना यहाँ पे VGS होता है, तो मैंने VD माइनस VS लिखा, VG माइनस VS लिखा और माइनस VS और माइनस VS इस साइड से कैंसिल करके इस इक्वेशन को थोड़ा इस फॉर्म में ले गई हूँ। अच्छा, ड्रेन वोल्टेज क्या है इस वक्त? ड्रेन वोल्टेज अभी आपने पीछे वाले पेज पे निकाला था, VDD माइनस ID RD था और I कितना था, I/2 इंटू RD था। गेट पे इस वक्त वोल्टेज क्या है, मैं देखना चाह रही हूँ कि VC जो
एम है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, ठीक है, कि गेट का जो वोल्टेज है मैं इसको कितना रखूं कि ये Q1 और Q2 सैचुरेशन में रहें। मैं बेसिकली ये देखना चाह रही हूँ। मैंने VC की जो वैल्यू थी VCM, उसको मैंने VCM मैक्स VC मैक्स लिख दिया, माइनस VT एज इट इज आ गया। गेट के ऊपर मैंने VCM मैक्स लिखा है, ठीक है। अच्छा, VC मैक्स को यहीं रहने दें, बाकी था माइनस VT उस साइड पे जाके प्लस VT हो जाएगा, तो VDD माइनस I/2 RD प्लस VT। गेट का जो वोल्टेज है वो या तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहेगा, तो ये Q1 या Q2 ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में रहेंगे। अदरवाइज ये VC मैक्स की वैल्यू इस वोल्टेज से एक्सीड कर जाएगी, तो ये मॉसफेट Q1 Q2 सैचुरेशन से बाहर आ जाएंगे और ये काम नहीं कर सकेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज एन एम्पलीफायर। अच्छा, मुझे ये भी देखना है कि VCM की वैल्यू क्या मैं आँख बंद करके कुछ भी रख दूँ, -1 -2 -3? नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहे कॉमन सिग्नल आप इसके गेट पे अप्लाई करें, एक बात हमें पता चली, लेकिन वो गेट वोल्टेज ऐसा हो कि Q1 Q2 सैचुरेशन से बाहर ना निकल जाए। तो उसके लिए मैंने VC की मैक्सिमम वैल्यू डिराइव की कि भाई VC मैक्स को किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ड्रेन वोल्टेज प्लस VT से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये मॉसफेट सैचुरेशन से बाहर निकल आएगा। और ये जो ड्रेन वोल्टेज है ये इस I/2 पे फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। एट द सेम टाइम क्या VCM की मिनिमम वैल्यू की कोई कैद नहीं है, कोई भी मिनिमम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि VCM की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने सोर्स वोल्टेज को फाइंड करने की कोशिश की है। ये अलबत्ता जहन में रखिएगा कि VCM इज रिप्रेजेंटिंग द गेट वोल्टेज, ठीक है, तो किसी न किसी तरह VGS का टर्म हमें बनाना है। सोर्स वोल्टेज अगर मैं देखूं और मैं कहूं कि ये जो करंट सोर्स है उसके ड्रॉप को मैं नाम दे रही हूँ VCS, द वोल्टेज ऑफ करंट सोर्स, ठीक है। तो सोर्स वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूं व्हाट विल बी द सोर्स वोल्टेज होगा VS माइनस द ड्रॉप ऑफ दिस करंट सोर्स इज इक्वल टू माइनस VSS। VS किसके बराबर हुआ, VS बराबर हुआ माइनस VCS इज इक्वल टू माइनस VSS। इस ये जो मैं बोल रही हूँ उसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, तो ये बन गया सोर्स वोल्टेज माइनस VCS बराबर है इज इक्वल टू माइनस VSS। जो मैं बोल रही हूँ उसको मैंने रीअरेंज करके यहाँ लिखा है, तो सोर्स वोल्टेज मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं VGS फाइंड करूँ, वो किसके बराबर होगा, VG माइनस VS के। तो VG की वैल्यू की जगह मैंने लिखा VCM, सोर्स वोल्टेज वही लिख दिया जो मैंने भी यहाँ रीअरेंज करके लिखा है, माइनस VSS प्लस दिस, ओपन द ब्रैकेट, VCM माइनस माइनस प्लस VSS माइनस प्लस माइनस VCS, ये आ गया। इसमें से मुझे बेसिकली मैं VCM की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ, तो VCM को अलग कर लेती हूँ, बाकी VGS को इस साइड पे ले जाती हूँ। इनफैक्ट VCM यहाँ पे प्लस है, इन दोनों को टर्म्स को उस साइड पे लेके चले जाते हैं, तो ये माइनस VSS और प्लस VCS हो जाएगा दूसरी साइड पे। VCM क्या हो गया, VGS माइनस VSS प्लस VCS। अब ये VCM की मिनिमम वैल्यू है, इससे कम VCM को नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे मैंने हिसाब लगाया कि मैं गेट वोल्टेज की बात कर रही हूँ, मैं ये भी तो देखूँ कि गेट वोल्टेज से नीचे कितने वोल्टेजेस जो है वो अप्लाइड है। गेट वोल्टेज से नीचे जो वोल्टेज है उसमें इसका ड्रॉप भी मुझे कंसीडर करना चाहिए और इसका ड्रॉप भी मुझे कंसीडर करना चाहिए। इन दोनों की मुनासबत से जो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज आ रहा है उससे मैंने ये गेट वोल्टेज निकाला कि ये सोर्स गेट वोल्टेज उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, तो मिनिमम जो VCM होना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा। इन ऑर्डर टू मैच इट विद द आंसर ऑफ बुक मैंने इस पे प्लस और माइनस VT का टर्म ऐड किया, ये दो चीज़ें मैंने इस पे ऐड की बुक के आंसर से मैच करने के लिए। VGS माइनस VT, ये जो दो टर्म है इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, VGS माइनस VT की जगह VOV लिख सकती हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज है, माइनस VSS प्लस VCS प्लस VT। ये VC मिनिमम की वैल्यू है, यानी कि VCM आग बंद करके अप्लाई नहीं करना, मिनिमम वैल्यू VCM की आप इसके लिहाज से चूज़ करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू VCM की हम इस इक्वेशन के लिहाज से चूज़ करेंगे। आग बंद करके कोई भी सिग्नल यहाँ नहीं देना, दे बोथ शुड बी सेम, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, लेकिन
उसको इस कंसिडरेशन से हमें चूज करना चाहिए. ओके, वी आर स्टॉपिंग इट ओवर हियर.